अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कहा जा रहा है कि बजट 2024-25 आईएमएफ के अगले प्रोग्राम के लिए एक प्रायर एक्शन होगा, एक प्री रिक्विजिट होगा, यानी अगले प्रोग्राम के लिए आईएमएफ जो शराइत आयद करना चाह रहा है, बजट में वो चीज़ें हमें नज़र आएंगी। आईएमएफ कहता है कि बिजली और गैस के टैरिफ बढ़ाकर, कीमतें बढ़ाकर सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, मराहत ख़त्म की जाएँ, किफ़ायतशारी से काम किया जाए, हुकूमत अपने अखराजात में कमी करे, टैक्स बेस को वसअत दी जाए और साथ ही साथ जो खसारे के हामिल इदारे और कॉरपोरेशन हैं सरकारी, उनसे जान छुड़ाई जाए। लेकिन भला हो हमारी सियासी जमातों का जो इलेक्शन में आवाम से हुकूमत में आने के बाद दूध और शहद की नहरें बहाने का वादा करके आई हैं, और ऐसी भी जमातें जिन्होंने किसी ने 200 और किसी ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है। लेकिन हकीकत यह है कि आज इस वक्त तारीखी महंगाई से आवाम की कमर टूट चुकी है और बेरोज़गारी जो है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। हालात कितने संगीन हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन रहे, इसके अलावा साबिक गवर्नर सिंध भी रहे और मुआशी तज्ज़ियाकार भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आप कितनी संगीन सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी संगीन इस वक्त देख रहे हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान अगर कहा जाए कि संगीन तरीन है तो मेरा ख्याल है वो अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने सब दौर देखे हैं, अदवार देखे हैं और मईशत के हवाले से मुश्किल तरीन हालात भी देखे हैं, चाहे वो 70 की दहाई में था या उसके बाद जितने भी था या रिसेंट ईयर्स में जितने भी था। तो इस वक्त जो नंबर्स हैं, और मैं एक चीज़ वाज़े करता हूँ इंटरव्यू के स्टार्ट में, मेरे लिए मईशत का मतलब ये होता है आवाम के लिए क्या लेके कोई भी माशी प्लान है वो आवाम के लिए बेहतरी कैसे लाता है। हम एलीट की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनको सिर्फ आईएमएफ की तरफ नज़र होती है और आईएमएफ हो जाने से वो समझते हैं पाकिस्तान के मईशत के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। सो अगर आप जो मेन जो आवाम के मसाइल हैं, अगर आप बेरोज़गारी देखें, गुर्बत देखें, महंगाई देखें, तो वो तमाम जो ऐसे हैं वो एक मुश्किल सिचुएशन में हैं। पाकिस्तान के ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं वो जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में स्टैगफ्लेशन रहा है, और आने वाला ये जो फिस्कल ईयर है जिसके लिए बजट दिया जाएगा वो भी स्टैगफ्लेशन होगा। और आपके ज़ाहिर है नाजरीन के लिए मैं वजाहत कर दूँ व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज़ जिस मुल्क में एक्सट्रीमली लो ग्रोथ हो और हाई इन्फ्लेशन हो एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो। सो जो भी आदाद शुमार बताए जा रहे हैं अगले साल के लिए, जो आईएमएफ की मर्ज़ी से भी बताए जा रहे हैं और उसका इजहार आप बजट में भी देखेंगे, अपने इकनॉमिक प्लान में भी देखेंगे, उससे स्टैगफ्लेशन थर्ड कंटिन्यूस ईयर होगा ऑफ स्टैगफ्लेशन इन पाकिस्तान, जो कि बहुत ही वरीसम बात है। अब हम आइंदा की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात हम कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास चॉइसेस हैं क्या, कि इस वक्त जहां मईशत खड़ी है वहाँ मुश्किल फ़ैसले तो करने हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर गुजारा है नहीं, और आईएमएफ आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस, चूँकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से टर्म्स एंड कंडीशंस जो आईएमएफ की होंगी वो उतनी ही मुश्किल होंगी, बिकॉज जैसे आप जितना ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर उतना सख्त इलाज करता है फिर। तो इसी तरह से आईएमएफ का भी है, एंड आई डोंट रियली ब्लेम आईएमएफ फॉर दैट। आपने जिन चीज़ों का, चैलेंजेस का जिक्र किया कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो बदहाली है, वो अब जाहिर सी बात है वो वक्त आ गया कि आप अगर अभी उनको दुरुस्त नहीं करेंगे और उसको एक्टिव लिस्ट पर तमाम इदारों को नहीं डालेंगे, या रिस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेटाइजेशन के क्लियर कट एक प्लान के तहत जो अगले 2 या 3 साल में कंप्लीट हो रहा हो, और उसके बाद फिर हम इस चीज़ को भूल जाएं कि जी पाकिस्तान के में जो कौमी इदारे हैं वो उसकी बदहाली के हवाले से। इसी तरह से जो टैक्स सेक्टर है या एनर्जी सेक्टर है, टैक्स सेक्टर है, उसमें तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाने का एक बड़ा सिंपल सा सर, मैं ज़रा सेक्टर वाइज फोकस बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जब हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा नून लीग की हुकूमत थी और आईएमएफ प्रोग्राम में 17 वेवर मिले थे उस वक्त की हुकूमत को, और आज आलम यह है कि एक
अरब डॉलर के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि नाक से लकीरें तक खिंचवा दी गई हैं। तो क्या आईएमएफ का अपना प्रोग्राम जो है ये खुद एक पॉलिटिकल डायमेंशन आप इसकी देखते हैं? एक जगह पे इतने सारे वेवर एक हुकूमत में मिल जाते हैं, फिर उसके बाद हालात बदलते हैं, जब हमारी शायद उतनी ज़रूरत नहीं रही तो इंतहाई सख्तियाँ। देखें, सख्त तो ये 24वां प्लान होगा इमरान, तो जाहिर सी बात है जैसे प्लान आप 24वें प्लान में गए हैं आज, 23वां इससे थोड़ा सा आसान था, 22वां उससे थोड़ा सा आसान था, एंड सो ऑन। सो जाहिर सी बात है आप किसी के पास बार बार जा रहे हैं, उस इदारे के पास बार बार जा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन है, हमारी जो मईशत की सिचुएशन है वो बिल्कुल क्रिटिकल है और विदाउट एन आईएमएफ बेल आउट हम मईशत को आगे नहीं लेके जा सकते। तो आईएमएफ भी तो इंटर्न ये कहता है कि भाई आपने इंटरनली जो चीज़ें करनी थी वो आप करते भी तो नहीं हैं। अगर आपने चौथे आईएमएफ प्रोग्राम में या 10वें में या 15वें में या 20वें में अगर आप वो चीज़ें देखें ना, 2013 का आईएमएफ प्लान मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, बिकॉज आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। उसमें भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को फिक्स करना था, उसमें भी टैक्स नेट में सब शोबों को लेके आना था, उसमें भी इनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स करने थे, उसमें भी बैंकिंग रिफॉर्म्स करने थे एंड सो ऑन, उसमें भी रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लेके आना था, एग्री सेक्टर को लेके आना था। लेकिन क्या हम लेके आए? नहीं लेके आए। सो जाहिर सी बात है उनकी कंडीशन सख्त होंगी ना। एवरी टाइम एवरी रिव्यू जो होगा उसमें वो शराइत जो रखी जाएंगी वो बहुत सख्त होंगी और उसकी वजह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम अगर कोई रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइंदा चंद महीनों में और सालों में, तो वो नहीं आएगी, वो मुमकिन नहीं होगा। आएंगी टैक्स की भरमार जब होगी तो टैक्स पास ऑन अवाम तक होता है ना। एग्जैक्टली जब आप बिजली के नर्क बढ़ाएंगे, आप क्वार्टरली एडजस्टमेंट में भी, मंथली एडजस्टमेंट में भी, एनुअल एडजस्टमेंट में भी, तो उसके लिए अवाम के लिए मुश्किलात तो होंगी। अब आपने सही कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो इलेक्शन में इस वजह से वोट मांगती है कि हम बेहतरी लेके आएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि बेहतरी अभी आने में बहुत अरसा है। तो आई डोंट सी एनी। सर ये बताइए कि जब आईएमएफ प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो आईएमएफ तेल की कोई खजाने निकल आए या कुछ ऐसा हो जाए वो तो और बात है। ठीक है, आईएमएफ प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ग्रोथ को वो जरा साइड में रखते हैं। तो हमारे जो हुक्मरान जो हमेशा जीडीपी ग्रोथ, स्टॉक मार्केट, ऑल टाइम हाई, ये सारी बातें करते हैं, हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है ना। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब पाकिस्तान में हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है उस क्या वो हमारे फेवर में, क्योंकि होता ये कि जब हम अपनी ग्रोथ 4-5-6% के लिए जाते हैं तो हम अपनी इंपोर्ट्स को खोल देते हैं और उसके नतीजे में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है और हर हुकूमत को जाना पड़ता है आईएमएफ प्रोग्राम में। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि 2-3% की एक जो है फॉर ए लॉन्गर पीरियड लाइक 8-9 साल 10 साल के लिए ये पैटर्न हो और उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम काम करें, रादर दैन, क्योंकि हम जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल उसका इंपोर्ट करके फिर हम इस काबिल होते हैं। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। जी इमरान, एक तो ये जो आपने पॉइंट आउट सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है, हाउ टू बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड योर करंट अकाउंट डेफिसिट। बिकॉज मसला ये है कि जैसे ही आपने कहा हम ग्रोथ रेट हमारा बढ़ता है, 5% से ऊपर जाता है, 6% पर पहुंचता है, तो वहाँ हम महसूस करते हैं कि वो जो ग्रोथ हुई है उसके नतीजे में चूँकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की बहुत शदीद कमी है और चूँकि वो जो ग्रोथ होती है उस इंपोर्ट बेस्ड होती है और उसमें बहुत एक्सेप्ट फॉर नॉन एसेंशियल आइटम्स वो बाकी चीज़ें तो एसेंशियल होती हैं जिसको इंपोर्ट करने के बाद उसको उन प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एक्सपोर्ट किया जाए माल। अब अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। 2008 का भी रिसेंट पीरियड्स में ही देख लेते हैं। 2008 में वी हैड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, मुशर्रफ का जो लास्ट ईयर था, और जैसे ही वो गए और उस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी था वाज द हाईएस्ट। फिर आपने 2018 में देखा कि 6% इकोनॉमिक ग्रोथ जो लास्ट ईयर था पीएमएलएन का, और पता चला कि $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। और पीटीआई की गवर्नमेंट जब 2022 में छोड़ के गई है तो $17.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था और 6.1% ग्रोथ थी।
सो ग्रोथ तो बिल्कुल ठीक थी। अब मसला यही है कि जो डॉलर्स अगर आपके पास नहीं है, अब कौन नहीं चाहता कि ग्रोथ हो, और ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन आसान होगी, बजाय कि उन टैक्स रेट को ही बढ़ाया जाए इन एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ होना तो लाजमी जुज़ है। अब ग्रोथ कैसे मुमकिन है विदाउट क्रिएटिंग दैट रियल बिग चैलेंज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट? वो तो ऐसे ही है ना कि आपको डॉलर्स कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं, और डॉलर्स करने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा और आसान तरीका एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। वो स्टेगनेंट है। पिछले 10-15 साल में अगर हम देखेंगे तो 20 और 30 बिलियन डॉलर्स के उसमें चल रही हैं, और दैट इज नॉट इनफ कंसिडरिंग हाउ मच वी हैव टू इम्पोर्ट। दूसरा ये है कि तो आपका हमारी रेमिटेंसेस हैं वो हमारी एक्सपोर्ट फिगर से ज्यादा ऊपर आ गई हैं। जी, तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट ना। वो तो हम तो कोई काम नहीं कर रहे, वो तो हमारे वर्कर्स बेचारे बैठे हुए हैं और पैसा भेज रहे हैं उसकी वजह से। तीसरा तरीका ये है कि आप एफडीआई अपनी बढ़ाएं बाहर से, वो बिल्कुल स्टेगनेंट है। पिछले 10 साल में अगर आप देखें 1 to 2 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है, विच इज़ नॉट गुड इनफ। गोइंग बैक 2006 और 7 हम 5 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुके थे। अगर आप किसी का भी एफडीआई देखें बाकी कंट्रीज़ का, जो कंपेरेबल कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश को देख लें, वियतनाम को देख लें, वो कितने बिलियन डॉलर्स की एफडीआई वहाँ आती है। चौथा तरीका ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन की अभी हम बात कर रहे थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हों, जिसकी वजह से बेच के आप ग्लोबल प्लेयर्स को आप यहाँ डॉलर्स आएँ। तो डॉलर्स को जब तक आप उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं करेंगे तो आपके लिए ये एक अजीब सा मामला है कि आप ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन करना नहीं है, क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है, एंड दैट विल एंड अप विद योर करंट अकाउंट डेफिसिट विच इज़ अनसस्टेनेबल। तो 3% जो आपने कहा ना 8-9 साल तक 3% 4%, आई डोंट एग्री, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इमरान, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें उसके हिसाब से जो लेबर मार्केट में आपके लोग हर साल आते हैं, उसके लिए उनको सबको जॉब देने के लिए आपकी 6 से 7% ग्रोथ लाजमी है। अब अगर 6 से 7% ग्रोथ नहीं होती है, और हमारी तो आधी और आधी से भी कम उस हो रही है आजकल, तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा रहे हैं, सो वो जो आपका एक सीरियस प्रॉब्लम है, हाउ डू यू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम देन? तो वी आर इन अ फिक्स कि कहाँ से, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें ये सारी चीज़ों को देख के कि डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने का जो तरीक़ेकार है उसको कैसे करना है, अपनी एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ाई जाए, बेस्ट वे। ठीक है नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान कहाँ खड़ी है और क्या दरपेश चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा भी। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ुबैर साहब, अब हम इतनी देर से डॉलर के हवाले से जो बात कर रहे थे, तो कुछ खबरें इस तरह की आई हैं कि जनाब ये बजट मेकिंग में जो तखमीना साजी की जाती है, आदाद शुमार, उसमें डॉलर की वैल्यू 295 रुपये मुख्तस की गई है, मुकर्रर की गई है, यानी इस वैल्यू के ऊपर डॉलर जो है बजट बनेगा। अब ये फरमाइए कि तकरीबन 10 रुपए का इजाफा, और जहां पर डॉलर बढ़ता है उसके बाद मुल्क में महंगाई भी आती है, एक तूफान होता है महंगाई का, इसके ऊपर क्या व्यू है सर आपका? देखिए 295 रुपये कैलकुलेट कैसे किया मुझे नहीं पता, और वो अभी फाइनल है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो इमरान तय है कि देखें कुछ डिवैल्यूएशन तो ज़रूरी है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान और यूएस का जो गैप है इंटरेस्ट रेट्स का, वो तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना ही होता है। 295 रुपये किस अजम्पशन से की गई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अगेन वहीं से आता है कि जैसे इंपोर्ट बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपको डॉलर चाहिए होते हैं बाहर भेजने के लिए। तो अभी इसका मतलब ये है, और जो आउटलुक दिया जा रहा है 3% या 3.5% के दरमियान ग्रोथ का, उसको देखते हुए वो इसी आई थिंक 290-300 के दरमियान इज़ अ करेक्ट अजम्पशन आई वुड से। अब अगर वो इंपोर्ट्स बढ़ती हैं या आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं इतनी बढ़ती हैं, तो फिर प्रेशर आना फिर शुरू हो जाएगा, प्रेशर जो और माउंट होगा, ज़ाहिर है डॉलर की कमी होगी तो फिर ठीक है। ख्याल ये है कि डॉलर्स को थोड़ा सा रिजर्व्स को इम्प्रूव करने के लिए जैसे ही IMF का प्रोग्राम होगा इमरान, और दैट विल गिव अ सिग्नल टू पाकिस्तान के वो फिर यूरो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं,
वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं, उनसे डॉलर्स ले सकते हैं, मतलब आपके तमाम अदर सोर्सेज फॉर डॉलर इनफ्लो खुल जाते हैं। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो IMF इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो हो जाता है तो फिर आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 6 months पाकिस्तान विल बी एबल टू बिल्ड अप इनफ रिजर्व्स। ठीक है, ज़ाहिर है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या, फिर उसके बाद जो फॉरेन जो एवेन्यूज़ हैं वो आपके लिए खुलेंगे। सर ज़रा मॉनेटरी ऑपरेशंस की तरफ आते हैं। पाइएगा कि हमेशा हमारा जो डिस्काउंट रेट का मॉनेटरी टूल है उसी को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में महंगाई को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए। डिस्काउंट रेट को बढ़ाकर, शरह सूद बढ़ाकर और किसी तरीके से महंगाई को कम किया जाए। पाकिस्तान का मसला जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ पैदावारी लागत ज़्यादा है, इसीलिए महंगाई है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ये अप्रोच आप किस तरह से देख रहे हैं जुबैर साहब? एक तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा, दैट इज़ नॉट द रीज़न। दूसरा जो है कि जो जब आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो आप ज़ाहिर है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि कम मनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी तो कीमतें गिरेंगी। ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो 80%, 75 to 80% ऑफ द लैंडिंग है बाय द कमर्शियल बैंक्स, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं, वो गवर्नमेंट को है। ठीक है, तो वो तो वैसे ही सबसे बड़ा इंटेक जो है उस महंगे पैसे का वो तो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। तो वो मनी सप्लाई से उसका उनको तो जितना गैप होता है उनके फिस्कल डेफिसिट में या जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरे करने के लिए वो तो मार्केट में आते हैं। एंड कमर्शियल बैंक्स आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू लेंड इट टू द गवर्नमेंट बिकॉज उनके लिए वो गवर्नमेंट बैक्ड गारंटीज उनको मिल जाती हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ता। और 80%, 75-80%। एंड प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट। मतलब ये है कि उनको प्राइवेट सेक्टर इंतजार ही कर रहा है कि जी हमें पैसे मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उससे मल्टीपल इफेक्ट। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट है बैंकों ने इंटरेस्ट इनकम से पिछले 6 महीने में 278 अरब रुपए कमाए। फिगर्स आपके सामने ही होंगे, ऑलमोस्ट इतना ही। और फिर जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक है उनकी लैंडिंग तकरीबन 13% का डिक्लाइन उसमें आया। पॉइंट इज दिस कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हुकूमत बैंकों से कर्जा नहीं ले सकती। ठीक है, माफ कीजिएगा, हुकूमत जो है वो नोट प्रिंट नहीं करा सकती, नोट प्रिंट नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पे कमर्शियल बैंकों से ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स के पास इतना पैसा है जो हुकूमत की जो एपिटाइट है डेली की बिलियंस की, ट्रिलियंस की, उसको वो पूरा करे। उनको तो पैसा फिर आप ओमो के जरिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए इंजेक्ट करके वही सेंट्रल बैंक दे रहे हैं ना वहां पर। जी, अब उसमें इमरान देखे ना, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस मुल्क में ग्रोथ रेट है ही नहीं, प्रॉफिट, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी कम है, तो उसका मतलब ये है कि बेशतर सेक्टर्स जो हैं बड़ी शदीद मुश्किलात में हैं और जो बैंक्स हैं वो दबा के प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब एक तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। वो इसलिए कमा रहे हैं कि जाहिर सी बात है उनके लिए तो आसान है गवर्नमेंट को लेंड करना। वो लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे, कमर्शियल बैंक, और वहाँ से लेके आप हुकूमत पाकिस्तान को दे देते हैं। सो वो जो एक IMF ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तो वो रिस्ट्रिक्शन का फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को देता है, कमर्शियल बैंक हुकूमत पाकिस्तान को दे देती है। तो वो बिल्कुल मेरा ख्याल है। और दूसरी जो मेन चीज़ है आई थिंक कि पॉलिसी रेट क्या 22% रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एक तो अगेन एक कंजर्वेटिव अप्रोच होती है और एक एग्रेसिव अप्रोच होती है। कंजर्वेटिव अप्रोच तो ये है कि 22% रखें, इन्फ्लेशन गिर रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो गिरने का पिछले 6-7 महीने में जो बतदरीज कमी आ रही है, एक तो वी हैड पीक्ड, उससे ज़्यादा 38% CPI हो गया था, SPI तकरीबन 49% हो गया था पिछले साल मार्च अप्रैल वगैरह की बात है। तो एक तो वो पीक कर गया था। दूसरा ये है कि वो जो आपकी डिमांड थी वो डिमांड कम से कम होगी, बिकॉज जाहिर सी बात है पैसा ही नहीं लोगों के पास। इट इज़ नॉट अबाउट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इट इज़ टू फ्यू मनी which cannot reach out to those goods। तो एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये है कि उस 22% की वजह से, और चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ले रही है, तो आप अगर मार्कअप पेमेंट्स देखें जो इस साल की मार्कअप पेमेंट्स है हुकूमत पाकिस्तान, जो बजट में अभी दिखाएगा, अभी फाइनल जो भी फिगर आती है, इट इज़ अनसस्टेनेबल। दैट मार्कअप फिगर इज़ मोर देन द नेट फेडरल रेवेन्यू। अभी किस मुल्क में होता है कि हुकूमत को स्टार्ट करने से पहले अपने मार्कअप पेमेंट करने के लिए कर्जे लेने पड़े?
तो इज इट सस्टेनेबल? नो, इट इज नॉट सस्टेनेबल। इसका मतलब ये है कि मार्कअप को आपने कम करना है। उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ये फिस्कल डेफिसिट कंटेन करें, बजाय कि 8% के करीब, अब जिस तरह पिछले बहुत सालों से चला आ रहा है, उसको वो जो आइडियल है 4%, 4.5%। अब उसके लिए तो दो ही तरीके हैं कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं और अपने अखराजात को कम करें। आपने शुरू में जिक्र किया था, अखराजात को तो कम करना ही करना है। अब इतना मल्टीपल लेयर्स हैं, अभी बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं कि आइडेंटिफाई की जा रही हैं, हज़ारों जॉब्स एट द फेडरल लेवल। देखें ना, जब आपने 2010 में या NFC अवार्ड किया और फिर आपने 18th अमेंडमेंट की, तो उसके तहत आपने ज़्यादातर शोबे प्रोविंसेस को दे दिए। तो वो फिर वो शोबे जिनके जो प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी फेडरल हुकूमत के पास क्यों है? Then there is a lot of demand and call from lot of economists to say कि जी NFC award should be reviewed, और फेडरल हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस किस्म के फिस्कल डेफिसिट्स वगैरह को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या उसका हल ये है कि आप NFC अवार्ड के थ्रू सूबों को की कटौती करते हैं, उनको कम पैसा देना शुरू करते हैं जितना आज दे रहे हैं? तो सूबों को अगर कम मिलेगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे सूबे कौन से बड़े एफिशिएंटली रन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें सेहत है, जिसमें तालीम है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, साफ़ पीने का पानी है, ये तमाम चीज़ें, तो पैसे अगर उनको कम मिलेंगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी जिसको कहते हैं ना इमरजेंसी सिचुएशन, जिनकी है क्रिटिकल सिचुएशन है, UN ने कहा है कि सेहत और तालीम पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी चाहिए। तो कम पैसे मिलेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल सर, एक दो चीजें और हैं, एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं चाहूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूं। और नाज़रीन, हम मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक सर। एक जो हम बहुत बड़ा मसला पिछली हुकूमतों का और तवातुर के साथ उठा के लेके चल रहे हैं, वो हमारे IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट है उनके हवाले से, और बहुत बड़ा इसका एक जो है वो वॉल्यूम हो चुका है। बात सारी है कि कुछ आदाद व शुमार सामने आए थे कि 68% IPPs जो हैं वो हमारी पॉलिटिकल इलीट्स की हैं, सियासी लोगों की हैं, और बात की जाती है कि हुकूमत खुद अपने आप को सॉवरेन गारंटी दे रही है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो तो मेरे ख्याल से 10-15% है। तो क्या ये मुआहदे तनसीख नहीं की जा सकते, इनको रिवाइज नहीं किया जा सकता, इन पे नज़रसानी नहीं की जा सकती? कब तक हम ये कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर और ये भरते रहेंगे पेट इनका? एक तो इमरान, आपको पता है कि जब जो पिछली हुकूमत थी PTI की, उसने ये इसको सीरियसली कुछ नेगोशिएशंस हमने सुनी थी कि जो इस किस्म के मुआहदे हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत महसूस की थी। और वो ज़ाहिर है, वो तो सभी करते हैं कि वो जो पेमेंट्स हैं वो अगेन पाकिस्तान सस्टेन ही नहीं कर सकता कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। लेकिन मसला ये है कि उस वक़्त भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। अभी भी अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं और चाइनीज़ कंपनी को हम कह रहे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें, वो कहते हैं हमारे जो पिछले 500 पता नहीं कितने 50 बिलियन रुपए है वो पेमेंट आप नहीं कर सक रहे, तो हमें आइंदा आप कैसे कह रहे हैं कि जी वो हम आके इन्वेस्टमेंट करें? सो दिस इज़ अ मेजर चैलेंज है। आई मीन कोई आसान शोबा नहीं है। बॉटम लाइन ये इमरान हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि जहाँ से उनकी बचत हो सके। अब पावर सेक्टर में अगर ये देखें हम टोटल पेट्रोलियम और पावर सेक्टर को मिला के देखें तो इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 5.7 ट्रिलियन रुपीज़ है। अब वो भी तो कहीं ना कहीं से पूरा करना है, उसका भी बोझ अल्टीमेटली अवाम ही बर्दाश्त करेंगे। अगर आप आज उसको फ्रीज भी कर दें किसी तरह से, सर्कुलर डेट आइंदा ना बने, तो वो 5.7 ट्रिलियन तो कहीं ना कहीं से पे करने और वो अवाम ही की जेबों से जाएंगे। सो वी आर इन एब्सोल्युटली वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन। और हमारे हुकूमत के लिए एक नज़र उस पर भी है कि जी जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हम कंपैरेटिव नहीं हैं कंपेयर टू आवर नेबर्स लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ फार लेस, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की मद में, गैस की मद में। तो हम कैसे करें? अब उनके लिए वो डिमांड करते हैं कि स्पेशल कोई फैसिलिटी दी जाए जिसमें जाहिर सी बात है कम नर्क चार्ज किए जाएँ।
सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। अब वही है कि एक दफ़ा अगर ठान ली है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन है, तो फिर तमाम चीज़ों का एक प्लान हो और उसको अवाम के सामने शेयर करें, पार्लियामेंट में शेयर करें कि ये अगले 3 साल का प्लान है, मुश्किलात भरपूर हैं, लेकिन दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर किसी के पास कोई और सोल्यूशन है तो वो आए और बताए ताकि हम उस पर। जी, यू हैड बीन चेयरमैन निजकारी कमीशन, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, और ज़ाहिर है कि उस दौर में भी आप बात करें, अगर PIA की बात करें, स्टील मिल की बात करें और दीगर इदारों की बात करें, PIA का आज बहुत ज़रा एक बार फिर शोर है। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त, और बिलखुसूस जो अभी इसेंशियल सर्विसेज एक्ट इस वक्त लग गया है PIA में अगले 6 महीने के लिए, तो इसे किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप PIA की निजकारी को? PIA की निजकारी काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। ये वही स्टेज है जो 2015 में था, जब वो 2 कंपनीज अलग भी हो गई थी, कोर बिजनेस और नॉन कोर बिजनेस लीगली। अब हम वापस 9 साल के बाद उसी मरहले पर हैं, और उसमें ज़ाहिर है इंटरेस्ट भी आया है जो रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन एक जो उसमें डाउन साइड है, कोई भी फॉरेन कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट नहीं आया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। डोमेस्टिक सिर्फ प्लेयर्स हैं और वही बिजनेसमैन हैं, चाहे जो बाकी शोबों में ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं शो करना चाहिए था इंटरेस्ट, क्योंकि किसी ना किसी को तो शो करना चाहिए था। अच्छे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, तो वो अब उनकी जो एक जो नेगेटिव पार्ट है, जो मेरी जो नॉलेज के हिसाब से है कि वैल्यूएशन इस वक्त की जा रही है कि PIA वैल्यूएशन मींस कि कितने का मिनिमम प्राइस बिकनी चाहिए। जो PIA का बोर्ड है उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, और ये फिर एक लीगल मसला बनेगा। सो मेरा तो एडवाइस ये होगी एज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन, क्योंकि हमने पिछले 30 साल की स्टोरी देखी है कि निजकारी जहाँ करीब होती है या हो जाती है, उसमें फिर लीगल चैलेंजेस होते हैं। द मोस्ट फेमस बीइंग स्टील मिल का जो केस हुआ था, जो इफ्तिखार चौधरी ने ओवरटर्न किया था, वो गलत किया था, मैं उसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें इस वक्त जहाँ हम निजकारी करने जा रहे हैं तो वी मस्ट इंश्योर कि हम ट्रांसपेरेंसी उस हद तक रखें जो कि एक रिक्वायरमेंट है, ताकि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करें और कंपेटिटर्स जो इस वक्त हैं उनको ऐसा ना महसूस हो कि जी किसी के लिए, और ऐसा भी ना महसूस हो कि वैल्यूएशन की थी तो वो किसने की थी, उसकी शेयर क्यों नहीं किया गया था। अगर 100 रुपए का बिक रहा था तो 50 रुपए की वैल्यूएशन रखी गई थी, एंड सो ऑन। सो उस हद तक है, बाकी तो मैंने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं देखी। ठीक है, एज यू सेड कि कोई फॉरेन इंटरेस्ट नहीं आया उस तरह से, लेकिन अगर आता तो एक ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान में फिर जब वो इन्वेस्टमेंट आती है और उसके बाद जो अपना प्रॉफिट रिपैट्रिएशन होता है, और जितनी लिबरल पाकिस्तान की पॉलिसी है, तो वंस अगेन वो डॉलर के ऊपर प्रेशर वहां से भी आता है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो एयरलाइन निकात चला भी रहे, हमारी बिजनेस कम्युनिटी चला रही है, अगर वो इसमें आगे बढ़े तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ये डिबेट है कि जी अगर वो जो आपको बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लेके आता है तो फिर आपको रिपैट्रिएट भी करने पड़ते हैं, हर साल रिपैट्रिएट अगर वो प्रॉफिट में जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको जो हम कह रहे थे कि FDI की सूरत में या प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शंस ग्लोबल बेसिस पर वो बाहर से जब पैसा आता है, जिस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज में आप एक ऑप्शन आपके पास है ना, आप फॉरेनर्स को कहें आप भाग जाएं, लेकिन हम कहते हैं कि आएँ, अब वो उनका जो प्रॉफिट होता है तो वो बाहर जाता है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है जाएगा। सो अगर सो फार मोर डॉलर्स आर कमिंग इन देन व्हाट दे आर गोइंग आउट, देन इट इज फाइन। बट अगर आप के बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, बाहर से पैसा आ नहीं रहा, जो एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनीज हैं जो एसेंशियल हैं, जो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि जी सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करे और UAE इन्वेस्ट करे, तो उनका भी तो प्रॉफिट होगा, उनको भी तो रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर $25 बिलियन आते हैं तो वो आपकी जाहिर सी बात है एक रिजर्व पोजीशन को एकदम से जबरदस्त कर देते हैं। सो एक बेनिफिट भी है, उसका डाउन साइड, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं होती जिसका डाउन साइड ना हो। सो यू हैव टू मैनेज इट, बट यू कांट रिस्ट्रिक्ट फॉरेनर्स फ्रॉम कमिंग इस फियर से कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट रेमिटेंस जब होगा तो फिर उसका क्या होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर, साबिक चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, साबिक गवर्नर, मईशत के ऊपर नज़र रखने वाले। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है कि सूरत हाल इंतहाई ब्लीक है, बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान की मईशत, और देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे जिसके ऊपर इस मुल्क को आगे लेकर चला जाए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।